We have started off with the recording now. Now let's start over with the paper. पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली there is a bracket as with us addition and multiplication. तो हम यहाँ पर board math आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम board math जो है will use it to solve this, evaluate this particular question. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने. ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास ये पोर्शन है विच इज 2.05 एंड 1.4. इन दोनों की जब आपने एडिशन करनी है तो एडिशन में आपने ये याद रखना है कि डेसिमल शुड कम अंडर डेसिमल. तो ये 1.40 बन जाएगा व्हेन यू राइट इट अंडरनीथ. तो ये 5 + 0 5, 0 + 4 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 2 + 1 is 3. तो इस ब्रैकेट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई बाय 0.2. और जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर्स की करनी है तो आपने ये याद रखना देयर इज नथिंग यू नीड टू राइट एट द मोमेंट. आपने डेसिमल्स को इग्नोर करना है एंड यू जस्ट सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स. 345 और 2 को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है. 5 2s are 10, 4 2s are 8, 8 + 1 9, 3 multiplied by 2 6. तो हमारे पास आंसर आ गया 690. लेकिन दिस इज अ डेसिमल नंबर. अब ये कितने डेसिमल प्लेसेस था? दिस वाज 1 डेसिमल प्लेस एंड दिस वाज 2 डेसिमल प्लेसेस. और डेसिमल प्लेस होते क्या हैं? दे आर द नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर्स रिटन आफ्टर द डेसिमल. डेसिमल के बाद कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? यहाँ पर पहले वाले में 2 हैं और दूसरे वाले में 1 है. तो टोटल जो है कितने डेसिमल प्लेस बनता है? 3 डेसिमल प्लेस. तो आपका जो आंसर है इट हैज टू बी 3 डेसिमल प्लेस. आपके डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए. तो मैं डेसिमल यहाँ पर लगा दूंगा. तो इट विल बी योर फाइनल आंसर विल बिकम 0.690. ठीक होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसमें वैल्यूएट करना है. एंड evaluation के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write it in the, you'll multiply and then add. 1 3s are 3, 3 + 1 4, तो 4 pi 3 आ जाएगा माइनस 4 by 5 आ जाएगा. आप सबसे पहले जब भी आपने ये याद रखना है whenever you are adding or subtracting two fractions you need to make their denominator same by LCM. LCM क्यों लेंगे आप? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का LCM जो है that is 15. 15 is the LCM, which that means you need to make the denominator 15. आप नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे and whatever you do in the denominator, ये हमने कल भी देखा था कि आप जब भी किसी भी चीज को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं you do the same in the numerator to balance the specific fraction. बैलेंस रखना है आपने फ्रैक्शन का. And 5 will be multiplied with 3 and you'll multiply the numerator also by 3 then. आपके पास यहाँ पर 20/15 minus 12/15. When the denominators are same, as in this case, you'll write the denominator once and you'll simply subtract the two numerators, which is 20 minus 12. So 20 minus 12 is 88 divided by 15. So your final answer would be 8/15. Next है हमारे पास, complete this description. A rectangle has a rotational symmetry of order dash and dash line of symmetry. Beta, rectangle has two rotational symmetries and dash lines of symmetry, 2 lines of symmetry. ठीक है, अब इसको करते हैं. ये हुआ कैसे है? Let me just draw a rectangle for you over here. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ये ऑपोजिट साइड्स जो है दे आर इक्वल. ऐसा ही है. अब सबसे पहले लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ रेक्टेंगल. लाइंस ऑफ सिमेट्री आर सच दैट दे डिवाइड द शेप इनटू 2 इक्वल पोर्शन. लाइन ऑफ सिमेट्री आर दोस व्हिच डिवाइड योर शेप इनटू 2 इक्वल पोर्शंस. तो एक तो ये अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस विल डिवाइड योर शेप इनटू 2 इक्वल पोर्शंस.
right from the middle. ठीक है, this is one line of symmetry and if I draw another line of symmetry that would be this. ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के अंदर दो लाइंस ऑफ सिमेट्रीज थी. अच्छा, नाउ फॉर द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है कि मैं इसको कितने एंगल पे रोटेट करूं कि ये वापस अपनी असल शेप में ही नजर आए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो ये कैसे बनेगी? आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, हाउ वुड योर शेप लुक लाइक? योर शेप वुड is going to look like this. क्या ये दोनों शेप सेम है? They do not look similar. Why? Because वहां पर उसकी लेंथ ज्यादा है, उसकी ब्रेड्थ कम है, उसकी ब्रेड्थ ज्यादा है, उसकी ब्रेड्थ कम है. ठीक है, तो ये तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकता. नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं, पर दैट मीन्स दैट कि ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड पे चली जाए और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पे आ जाए. विल योर शेप लुक एग्जैक्टली द सेम? यहां से यहां पर मैं इसको रोटेट कर दूं 180 डिग्री. यस, योर शेप विल लुक एग्जैक्टली द सेम. तो इसका यहां पर 180 एक दफा किया और दो दफा आप रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री को, 180 डिग्री. ठीक है, और इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि हमारे पास जो रोटेशनल डिग्री का एंगल है दैट इज 180. इट इज इक्वल टू 360 टोटल का सर्कल का होता है डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, डिवाइडेड बाय ऑर्डर. ठीक है, और यहां से भी आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 180 और वो भी हमारे पास 2 आता है. अच्छा जी, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. Shade 4 small squares in the shape below to make a pattern with rotational symmetry of order 4. Order rotational symmetry अब आपको order बता रहे हैं 4, तो अब आपको एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना है. अभी आपको ऊपर मैंने ये फॉर्मूला बताया कि हमारे पास कितनी रोटेशन होनी चाहिए. ये जो 180 डिग्री थी दिस वाज द रोटेशन. तो यहाँ पर इस केस में लेट मी फिगर आउट हाउ मच इज द रोटेशन विद द ऑर्डर rotational symmetry 4. So let me just divide and simplify. The answer is 90 degree. It means that you are rotating your shape at an angle of 90 degree. आप यहाँ से इसको रोटेट करेंगे और 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा, ये नजर आएगा that your shape looks exactly the same as it was initially. आप इसको 90 डिग्री टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये शेप और पुरानी वाली शेप एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. ठीक है, जब मैं इसको यूं पहले रोटेट करता हूं पहली दफा राइट साइड पे तो मेरे पास ये दो स्क्वायर हैं जो शेड होने चाहिए. ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको दोबारा रोटेट करता हूं तो मेरे पास ये दो स्क्वायर्स हैं नीचे वाले, दे आर गोइंग टू बी शेडेड. इजी वे आउट इसका क्या होता है, आप इस पेज को रोटेट करने हैं अपने. ठीक है, आप पेज को रोटेट कर लें अपने और आप देखें कि आपके पास जब रोटेशन की है तो आपके पास जो पुरानी शेप है और जो नई शेप बन रही है इट शुड लुक एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. It is given that $100 is equivalent to 56 pounds. यहाँ पे लिख लेता हूँ यार, $100 worth 56 pounds. ठीक है जी. अच्छा, you use this information to draw a conversion graph between pounds and dollars on the grid below. ठीक है, अब आपने यहाँ पर वो बनाना है, ग्राफ बनाना है. अब आपको पता है इट्स अ लीनियर कन्वर्जन. जब एक पाउंड की वर्थ बढ़ेगी तो डॉलर की वर्थ भी बढ़ेगी. ठीक है, दोनों आपस में लीनियरली है, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कंपैरेटिवली कम होगी. ठीक है, क्योंकि दोनों अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 10 पाउंड्स तो उनके डॉलर्स जो हैं वो भी 10 टाइम्स हो जाएंगे. तो व्हाट कैन बी द कोऑर्डिनेट्स? 0 पे 0 होगा एंड द अदर वन वुड बी
we have dollars on the x-axis and pounds on the y-axis. So 100 would be the first, comma pounds would be 56. So 100 comma 56. Let me just draw the graph for you over here. एक तो ये आ जाएगा 0.00, ठीक है. दूसरा पॉइंट है 156. 100 तो ये है आपका, and 56 lies somewhere over here. So after doing this, you'll draw a simple straight line using a scale, और ये linearly आप नजर आएगा कि it's increasing. The next is use your graph to convert $64 to pounds. $64 हमारे ग्राफ में कहां पे लाई करते हैं? They lie somewhere here. अब यहां से अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाएंगे एंड यूल फिगर आउट कि आपके कितने नंबर ऑफ पाउंड्स आ रहे हैं. ठीक है, वो आप यहां से देख लेंगे. दे सीम्स अराउंड 37. ठीक है, तो हमारे हम यहाँ पे से मेंशन कर देंगे इफ दे आर 37. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? इट्स अ सिंपल कन्वर्जन टेबल. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू. अब आपको सेकंड वाला करना है. सेकंड वाले के लिए दिस इज द फ्रैक्शन गिवन टू यू. इसको सबसे पहले बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें. और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, you always multiply whatever the number is by 100. 100 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आपके पास ये कितने परसेंट आ जाएगा? 6%. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स, तो डेसिमल्स में कन्वर्ट आप कैसे करते हैं? बाय नहीं, 2 ones are 2 5s are. So this is 15%, not 6%. अच्छा, अब how would you convert it into decimals? Decimals के लिए आपने क्या करना है? You will convert. You can either divide this fraction 3/20 को आप डिवाइड कर लें, या फिर आप 15 को 100 से डिवाइड करें और इसको डेसिमल्स में लिख लें. कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं. और आपका डेसिमल इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड. जब इंटीजर नंबर होता है तो आप उसे 2 स्टेप्स पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा. तो डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा? 0.15. इसके लिए अब आपने फ्रैक्शन भी निकालनी है और आपने डेसिमल भी बताना है. सबसे पहले डेसिमल निकाल लेते हैं. तो 62.5, और आपको पता है जब भी परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब भी परसेंटेज रिमूव करनी है तो आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है. ठीक है, और two number of zeros in the denominator, it means that the decimal will move 2 steps back. 1 2, तो आप क्या लिखेंगे जी? 0.625. और अगर इसकी आपने फ्रैक्शन कन्वर्ट करनी है तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 625 और 100 को आप डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 62.5 डिवाइडेड बाय 100. आप ऊपर डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें. एंड व्हाटएवर यू डू in on one side of the fraction, you do the same on the other side. तो आपके पास 625 over 1000 बन जाएगा. इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों किसी सेम टेबल में लेके आए, दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 625 को अगर आप सिंप्लीफाई करें 5 के साथ तो आप ऐसे करिएगा. 5 के टेबल में 6 से नीचे 5 आता है और वो 1 पे 1 रिमाइंडर बचता है, ये 12 बन जाएगा. ठीक है, 12 से नीचे 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, वो 2 इसके साथ आ जाएगा 25. 5 के टेबल में 5 पे आता है. ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 2s are 20, 5 2s are 10 और नीचे 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसी तरह फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है. दोनों 5 के टेबल में फर्दर आ सकते हैं. पहले 2 नंबर्स 5 के टेबल में कहां पर आते हैं? 2 पे, और 2 बच गया आपके पास, ये 25 बन गया. तो फिर 25 पे कंप्लीट आता है.
और नीचे वाला आपके पास 4 और 0। अब ये 25 और 40 को भी 5 के टेबल में 5 5 25 एंड 5 8 40, तो फ्रैक्शन आपके पास 5/8 है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करनी है आपने। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन 1 मार्च। सब्ट्रैक्शन करनी है आपने किसकी? मैक्सिमम और मिनिमम की। मैक्सिमम आपके पास कितना है 4 माइनस मिनिमम कितना है -5। तो अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 4 + 5 विच इज 9। तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 9 का। नेक्स्ट इज द मिनिमम टेम्परेचर T seconds, T degree centigrade on 1st February was 13 degree lower than the minimum temperature of 1st March। ये जो T डिग्री है इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि ये लोअर है, ठीक है, लोअर किससे? इससे लोअर है, एंड और कितना लोअर है? लोअर बाय 13 डिग्री। और लोअर का मतलब क्या होता है? कम करना। तो ऑलरेडी हमारे पास जो टेम्परेचर था दैट वाज -5, उसको लोअर करना है, उसको माइनस करना है। उसमें से कितना माइनस लोअर करना है? उसको 13, विच विल गिव अस -18। तो हमारे पास T की वैल्यू कितनी है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस 96 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने 96 के। आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन करें, आपके पास क्या आएगा? 96 को सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 8 2 4 8 16, तो 2 8 16, ठीक है। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 और 4, फिर दोबारा 2 पे 2 and 12, फिर 2 के टेबल में फिर 2 के टेबल में एंड इन द एंड 3। तो 96 के अगर हम फैक्टर्स यहाँ पर लिखें तो वो क्या आएंगे? प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 2s है हमारे पास और एक 3 है। तो इसे अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखना है हमने तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 24 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड द इंटीजर n। अच्छा जी, 96 और n को अगर मैं का जो कॉमन फैक्टर है वो मेरे पास 24 है, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब है ये कॉमन। मैंने 96 के तो कॉमन फैक्टर ऑलरेडी अभी निकाले हैं, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और वो कहता है कि कॉमन इन दोनों के दरमियान में क्या है? 24, और 24 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो यहां पर भी 24 ही है मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अगली बात है, कह रहा है ये एक और कंडीशन हमें लगा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, गिवन दैट n इज लेस देन 96, द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 96, मतलब 96 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब 24 को अगर मैं 5 से कितने से मल्टीप्लाई कराऊं 24 को? कि वो 96 से छोटा होना चाहिए। 24 को अगर मैं 5 से करवाता हूँ, वो 4 से करवाता हूँ, तो वो ऑलरेडी 96 आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो मिसिंग है। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें तो ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज मिसिंग, लेकिन मैंने उसने कहा है कि लेस देन 96 बनाना है। तो इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ n हैज टू बी लेस देन the value of n has to be less than 4, और लेस देन 4 का क्या मतलब है? इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि यू नीड टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू n की क्या हो सकती है? 3, which will give you 72।
तो आपके पास n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमारे पास क्या है, द टेबल शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट सम फ्लाइट्स फ्रॉम दुबई टू मुंबई। ठीक है, हमारे पास टाइम वगैरह दिए हुए हैं कि कितने बजे कौन सी फ्लाइट डिपार्ट की और कितने बजे वो अराइव की है। ठीक है, और डेफिनेटली दोनों सिटीज के दरमियान में कुछ टाइम डिफरेंस भी है, और वो आपको कैसे नजर आ रहा है ये देखें जरा। ये हमारे पास डिपार्चर टाइम उसका 3:30 था, लेकिन अराइव वो 8:10 पे कर रहा है, और फ्लाइट जो है इट ओनली टुक 3 hours and 10 minutes। सो डेफिनेटली देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट, टू सिटीज। ठीक है, वर्क आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड दुबई। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों का टाइम डिफरेंस हमने निकालना है कि इन दोनों में क्या टाइम डिफरेंस है। देखें, अब आपकी जो फ्लाइट है इट लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन ऑफ दुबई एट 3:30 एंड द टोटल टाइम दैट द फ्लाइट टुक इज 3:10, 3 hours and 10 minutes। तो आवर्स को आवर्स में आप डालेंगे और मिनट्स को मिनट्स में, तो इट विल गिव यू 6:40। It means that your flight has to reach by 6:40। लेकिन यहाँ पर टाइम क्या लिखा हुआ है, लोकल टाइम 8:10। So definitely this is the difference between the two times। तो आप इनको डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स कैसे निकालेंगे, 8:10 ये टाइम है जो मुंबई में है उस वक्त, लेकिन एक्चुअल में इसको पहुंचना कितने बजे चाहिए था जी बेटा? -6:40 कर देंगे। हाँ जी, हम इसमें से 6:40 को माइनस कर देंगे। अब आपको कल भी एक बात बताई थी कि मिनट्स अगर पहले वाले स्मॉलर हैं, हम 10 मिनट्स में से 40 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल टेक वन कंप्लीट आवर फ्रॉम हियर व्हिच हैज 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स 10 में ऐड करें तो ये 70 बन जाएंगे टोटल। अब 70 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बचता है 30, और हमारे पास 7 में से 6 आवर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 hour। तो आपके पास कितना टाइम डिफरेंस है दोनों स्टेट्स के दरमियान में, 1 hour and 30 minutes। Work out the local time in Mumbai when the 16:10 flight arrives। ठीक है, आपने ये वाला टाइम जो यहाँ पर बॉक्स एम्प्टी है आपने ये निकालना है। फ्लाइट जो है वो मुंबई दुबई से ही डिपार्ट हुई है, और डिपार्ट हुई है एट 16:10। ठीक है, और फ्लाइट को टोटल टाइम कितना लगा, 2 hours and 50 minutes। तो आप आवर्स को आवर्स में ऐड करेंगे और मिनट्स को मिनट्स में। आप इन दोनों को इफ यू ऐड देम टुगेदर तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 65, एंड दिस विल गिव यू 16 + 2 is 18। एंड यू आर वेरी वेल फेमिलियर के 65 कभी भी मिनट्स नहीं होते। ठीक है, मैक्सिमम अगर 60 से आप क्रॉस करते हैं तो यू गेट एन आवर। तो आप इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स, एंड इसमें 1 hour को ऐड कर देंगे क्योंकि वहां से आपने 60 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो कितने बजे आपकी फ्लाइट पहुंच रही है, 19:05। लेकिन दिस इज नॉट द लोकल टाइम। आपको पता है कि दोनों जगहों के दरमियान में देयर इज अ टाइम डिफरेंस एज वेल। और कितनी देर का टाइम डिफरेंस है, 1 hour and 30 minutes का। और कौन आगे है, मुंबई इज अहेड ऑफ दुबई, is 1 hour and 30 minutes ahead of Dubai। ठीक होगी बात, वो 1 hour और 30 minutes ahead है दुबई के। तो अब हमने मुंबई का ही तो टाइम निकालना है, तो मुंबई का लोकल टाइम क्या होगा, हम इसमें ये फर्दर ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि मुंबई का टाइम 1 hour 30 minutes ज्यादा है। तो 19:05 के अंदर आई हैव टू ऐड 0 and 30, 1 hour and 30 minutes। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20
20:35। तो आपकी एक्चुअल में लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी फ्लाइट कितने बजे पहुंची? 20:35 पे। let's move on to the next. Any problem in this one? चले नेक्स्ट पे चलते हैं। कल भी हमने क्वेश्चन किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड। मैंने आपको दोनों स्ट्रेटेजीज बताई थी कल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप क्या करते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं। तो अगर डायरेक्टली इसको माइंड में दोबारा लेके आए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये साइन डालते हैं और उसके बाद स्क्वायर ऑफ एक्स और एक्स का स्क्वायर। ठीक होगी बात? तो जब भी इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप रिमूव करते हैं तो इसकी जगह इक्वल टू डालते हैं और एक कांस्टेंट डालते हैं के। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है x की भी और y की भी। x की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और y की वैल्यू आपको 20 दी हुई है। आपने इधर यहाँ पे ये वैल्यूज प्लग इन करनी है और आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 20 ओवर 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू k। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1/5। तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 1/5। और कल आपको एक और बात भी बताई थी कि टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, एक कनेक्टिंग इक्वेशन का और एक y इन टर्म्स ऑफ x का। तो वो भी आपको कल बताया था कि कैसे निकालना है, लेकिन अब रिपीट नहीं कर रहा उसको। तो हमारे पास आगे मांग क्या रहा है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर आपके पास था और k की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है विच इज 1/5 और x की वैल्यू अब आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में 6। तो यहाँ पर प्लग इन करें 6 का स्क्वायर तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 36/5। आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो आप कर दें, जो इस केस में नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेट थ्योरी का। 50 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन्ड है। ठीक है, are asked what type of movie they like to watch. Of these students 26 like comedy। ये तो खाली कॉमेडी वाले बच्चों का बता दिया कि इन बच्चों को खाली कॉमेडी पसंद है। 15 लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी। ये आपको इंटरसेक्शन बता दिया कि एक्शन और कॉमेडी का इंटरसेक्शन बच्चे हैं। और एक लाइक नाइदर एक्शन नॉर कॉमेडी, ये वो बता दिया जिनको दोनों टाइप ऑफ मूवीज पसंद ही नहीं है। यूजिंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी। चले इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वेन डायग्राम में हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बन गया। आपके पास दो सेट्स हैं आपके पास, एक ए है और एक सी है। C stands for comedy, A stands for action। अब आपको पता है कि खाली जो पहले देख लेते हैं ये कॉमन बच्चे कौन से हैं। एक्शन और कॉमेडी जिनको पसंद है दे आर 15 इन नंबर। उसके बाद कॉमेडी जिनको पसंद है खाली वो 26 हैं एंड विच इंक्लूड दिस 15 एज वेल। तो 26 में से 15 वो वाले जिनको कॉमेडी और एक्शन दोनों पसंद है, वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 11 बच्चे बचते हैं। तो 11 वो बच्चे हैं जिनको खाली कॉमेडी पसंद है। 8 लाइक नाइदर एक्शन नॉर कॉमेडी। 8 को ना एक्शन अच्छा लगता है ना कॉमेडी अच्छा लगता है, तो मतलब वो इन दोनों सेट से बाहर आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है? यू नीड टू टेल दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी। आपने ये चीज निकालनी है, ये वाला पोर्शन। और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, इसका इक्वेशन बनाते हैं कि x प्लस 15 प्लस 11 प्लस 8 एंड द टोटल शुड सम अप टू 50। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि क्या आएगी? 50 माइनस 8 माइनस 11 माइनस 15। क्या आएगी हमारे पास x की वैल्यू? इसकी सिंप्लीफाइड
16। तो ये 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवी पसंद है, बट दे डू नॉट लाइक कॉमेडी एट ऑल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आफ्टर दैट साइमल्टेनियस का क्वेश्चन है हमारे पास। हमने कल इसको सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ताकि अगर आपको किसी मेथड से भी करना है तो यू कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पर आज हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसमें से y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो y को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू y। y को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। आई ब्रॉट y ऑन वन साइड एंड द रेस्ट ऑन द अदर साइड। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, हमारे पास क्वेश्चन में था, अब ये मैंने इसको यूज करते हुए बनाई है, तो ये वाली इक्वेशन मैं यूज करता हूँ एंड आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इनटू दिस इक्वेशन। तो हमारे पास 6x प्लस y की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, सिर्फ ये जहां पर y की वैल्यू है, आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर। तो ये बनेगा 6x प्लस 4x। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सर कहाँ तक पहुँचे हैं? बेटा आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। पेपर आप भी साथ साथ करते जाइएगा प्लीज। तो 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और हमारे पास इसको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे तो 10x इज इक्वल टू 5, और यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास 1/2 आ जाएगी। ठीक होगी बात? और अगर हम यहाँ से इसी x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी, यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 इंटू 1/2 माइनस 4, इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 आता है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू -2 है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इंडिसेस के क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, आज भी देखते हैं। नंबर्स को हमेशा नंबर्स के साथ सिंप्लीफाई कर दें। 5 1s आर 5 3s आर। आपके पास फर्दर जो सिंप्लीफाइड आंसर बचा है वो क्या है, x पावर 7 y डिवाइडेड बाय 3x पावर 3 y पावर 4। ठीक है, अब आप ये जो वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल्स हैं, आप इनको इकट्ठा कर लें, जिसकी पावर ज्यादा है वहां पे ले जाएं आप इसको। तो आपके लिए 1/3 को तो ऐसे ही रहने दें। अब आप मुझे बताएं, x की पावर ऊपर ज्यादा है तो नीचे वाले x को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। नीचे अगर पॉजिटिव था, ऊपर जाकर वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -3। ठीक है, अब ये वाला y जो है, इसकी पावर ऊपर थोड़ी और नीचे ज्यादा है, तो y पावर 4 और नीचे -1। तो आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 y पावर 3। आप इसको यहाँ पे मेंशन कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है। अब इस केस में आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। जब भी पावर को पॉजिटिव करना है, यू जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ योर फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन का अगर आप रेसिप्रोकल लें तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को आपने नीचे करना है। तो ये बन जाएगा v पावर 4 डिवाइडेड बाय 4t² होल पावर 1/2। ठीक हो गया? अब आपके पास पावर जब पॉजिटिव होगी है, तो कल हमने एक बात डिस्कस की थी कि एक प्रॉपर्टी थी कि a ओवर b होल पावर m ये इक्वल होती है a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m। तो पावर इन दोनों के टॉप पे आ जाएगी, तो ये आपके पास बनेगा v पावर 4 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4t² होल पावर 1/2। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर स्क्वायर बच जाएगा। तो v पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 1/2 है ये दोनों के टॉप पे आ जाएगा,
और आपको पता है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर होल पावर 1/2। पावर जो है ये दोनों के टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास न्यूमिनेटर ऑलरेडी सॉल्व है, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनको भी सिंप्लीफाई कर दें, नीचे 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय इन t और स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इधर भी आपके पास t बच जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Lassian कंस्ट्रक्शन आ गया हमारे पास। ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल। अब आप मेंशन कर लिया करें आपके पास जो इस तरह की इंडिकेशंस हैं, ताकि आपसे उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा आपसे। इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप लोग याद करें तो 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, आपने क्या करना है, आपने कंपास ले लिया, उसको 3.5 सेंटीमीटर का ओपन करना है, इस पॉइंट पे रखना है और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है 3.5 सेंटीमीटर का। और आप खाली इंटरेस्टेड हैं इनसाइड द ट्राइंगल में, उसने ऊपर मेंशन कर दिया है, तो बाहर बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक छोटी सी आर्क ड्रॉ कर लें। उसके बाद उसने आपको कहा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AC एंड BC। जब दो लाइंस पे इक्वल डिस्टेंस की बात करता है, AC और BC, इन दोनों लाइन से, इस लाइन का और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस, तो आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आप एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप कंपास को रखेंगे C पॉइंट पे, जो वो वाला पॉइंट जो इन दोनों लाइंस में कॉमन है, दैट इज द C पॉइंट। यहाँ पर आपने अपनी कंपास रखी, थोड़ी सी कंपास को ओपन करना है, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर। फर्दर आपने अपनी कंपास को यहाँ पे रखना है, उन्हीं दो आर्क्स पे जो आपने अपनी लाइंस पे ड्रॉ की हैं, सेम अमाउंट ऑफ कंपास शुड बी ओपन, और उसी आर्क से आपने फर्दर यहाँ पर दो आर्क्स लगा लेनी है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, और आपने अपने C पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो आपका इन दोनों लाइंस का इक्वल डिस्टेंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑन द डायग्राम शेड द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल। अब कंडीशंस, ये जो आखिरी पार्ट है इसके लिए आप कंडीशंस हाईलाइट कर लिया करें कि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है, उसकी हेल्प से आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। आपके पास सबसे पहली कंडीशन है कि शेड द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल। पहली ये होगी कि आपने इनसाइड द ट्रायंगल रहना है, containing the points that are more than 3.5, पहली बात के more than 3.5 from A and closer to AC than to AB। सबसे पहली बात तो हम तीन कंडीशंस हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली कंडीशन तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल के अंदर अंदर रहना है आपने। दूसरी कंडीशन की तरफ जाता हूं पहले, कि मोर देन 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये जो आपने सर्कल की आर्क बनाई थी इससे ज्यादा, मोर देन दैट। मैंने ट्राइंगल के अंदर रहना है सिंस, तो मैंने एक ऐसे ऐसे जगह पे ये शेड कर रहा हूं, वो वाले पोर्शंस में जो ट्राइंगल के अंदर लाया कर रहा है, ठीक है, और इस सर्कल से बाहर, मोर देन दैट। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इट इज क्लोजर टू AC देन BC। अब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली इक्वल डिस्टेंट वाली, ये लाइन जो है इन दोनों लाइंस को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करती है, मतलब ये लाइन इन दोनों का दरमियान है। वो कह रहा है आपने AC के करीब रखना है और BC के दूर रहना है। तो AC के करीब कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाला। AC के करीब ये वाला रीजन बन रहा है, तो दिस इज योर फाइनल रीजन। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, राइट दीज वैल्यूज इन ऑर्डर साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब आप इसको जिस तरह मर्जी सिंप्लीफाई कर लें,
पहले सिंप्लीफाई कर लें इनको। तो 2 पावर 5 आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32, ठीक है। और 5 का अगर आप 5 का स्क्वायर लें तो आपको पता है 25, और 10 का जब आप क्यूब रूट 1000 का जब आप क्यूब रूट लें तो आपके पास 10 आता है। और किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होता है तो आपको कल भी बताया था कि आंसर इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो अब आपने स्मॉलेस्ट से शुरू करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 27 पावर 0 है, उससे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1000 है, उसके बाद आपके पास 5 पावर 2 है, और फिर लास्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वो 2 पावर 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व द इनइक्वालिटीज। ये कल भी आपको बताया था कि इसको सिंपली आप क्या करें, जो आप सेंटर में एक्शन परफॉर्म करें वो आप दोनों साइडों में परफॉर्म कर दें। अब ये सेंटर में आपने सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो अगर आप ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अगर आप दोनों साइडों पर भी ले लें तो इट विल बैलेंस इट ऑल। तो आपके पास जब सारी साइड पे आपने स्क्वायर लिया तो ये आपके पास बनेगा 4 इज लेस देन x लेस देन 9। तो आप राइट डाउन वन पॉसिबल वैल्यू। अब आप इस रेंज में से कोई एक वैल्यू अगर आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपकी इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। वो कहना क्या चाह रहा है, 4 इज लेस देन x, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। लेकिन अगली बात है, कह रहा है कि x इज लेस देन 9, x की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये चार वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट कंसिडर होगा। आगे हमारे पास है ये वाला। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने x का क्यूब है, अब x, जो बी प्लीज पार्ट रिपीट। है, जी जी बोले। ये किस चैप्टर का सवाल है? बेटा इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज ये लिखा हुआ है। अच्छा समझ आ गया अहमद आपको? जी सर, आ गया समझ। अच्छा बेटा, अगले वाले पार्ट में भी हम बिल्कुल सेम काम करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर x के ऊपर क्यूब है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हमेशा हम क्यूब रूट लेते हैं। तो क्यूब रूट मैं सिर्फ सेंटर में नहीं लूंगा, मैं सब जगह लूंगा, तीनों जगह मैं क्यूब रूट ले लूंगा। और आपको पता है जब -1 का क्यूब रूट लेते हैं तो वो -1 ही रहता है, लेकिन एक्स क्यूब का जब आप क्यूब रूट लेंगे वो x बन जाएगा, और जब 0 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 0 रहेगा। अब इसमें से भी अगर आप कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। और इसका मतलब क्या है कि -1 इज लेस देन x, -1 x से छोटा है। इसका मतलब क्या है, -1 इज स्मॉलर देन दैट। तो ये वैल्यू लाई करती है -1 से 0 के दरमियान में। तो आप यहाँ पर अगर आप -0.5 भी लिख देते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। अगर आप -0.75 लिख देते हैं स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। आगे हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट इज गिवन टू अस दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ए बी। एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली ए से बी तक की लाइन है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये वाला M, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 1, 2, और इनकी लेंथ भी दी हुई है आपको कि वो 10 यूनिट्स है, ठीक है। इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 0, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ग्रेडियंट 0 कब होता है? The gradient is 0 when change in y is 0. सर जब चेंज इसका इन एक्स रीजन जीरो क्या होता है है? तब ग्रेडियंट इन्फिनिट होता है ना, जब चेंज इन एक्स जीरो होता है तब जी ग्रेडियंट बेटा, इन्फिनिट होता है ना। जी जी, क्योंकि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप जब इन अब अगर आपका न्यूमिरेटर 0 हो जाएगा तो आपका आंसर ही 0 आएगा। और न्यूमिरेटर कब 0 होगा? जब y2 और y1 सेम होगा, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर a और b के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, a कॉमा
x, y और इसमें मैं लिख लेता हूं z, y। मैं y दोनों में कॉमन लिख रहा हूं। क्यों कॉमन लिख रहा हूं उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेडियंट सेम है। पहले पार्ट में ग्रेडियंट दोनों का सेम है। अब हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम याद करें जरा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक तो x है, दूसरा z है। तो x प्लस z डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये z है ऊपर, कॉमा y प्लस y डिवाइडेड बाय 2। और आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। तो 1 को आप इसके इक्वल रख देंगे और 2 को आप इसके इक्वल रख देंगे। जब आप 1 को इसके इक्वल रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी एक, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहां से हम y की वैल्यू तो बड़े इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, विच विल बी 2। अब हमें यहां पर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में y के कोऑर्डिनेट तो पता लग गए दोनों के, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता लग गए। अब हमने x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। उसके लिए हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेंथ ऑफ द लाइन AB इज गिवन टू अस। और लेंथ ऑफ द लाइन AB का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। और ये इक्वल होना चाहिए 10 के, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो 10 गिवन है। अब जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 विल बी इक्वल टू, और y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है। अब हमने y तो फाइंड आउट कर लिया कि दोनों केसेस के y जो है वो 2 है, तो 2 माइनस 2 वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया और ये चीज भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, और ये x1 और x2 के कोऑर्डिनेट्स आप लिख रहे हैं यहां पर, आप क्या लिखेंगे, x माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक होगी बात। अब यहां से हम इन दोनों जब इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की और z की, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस जेड, ठीक है। अब ये x की वैल्यू अब यहां पर सिंप्लीफाई कर दें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अब यहां पर सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस जेड, तो 100 इज इक्वल टू 2 माइनस जेड होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 2 माइनस 2z होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10, और इक्वल किसके होगा, 2 माइनस 2z के। और यहां से हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 10 माइनस 2 इज 8, तो 8 इज इक्वल टू माइनस 2z। और आपके पास z की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 4। आपके पास एक x का कोऑर्डिनेट जो है वो -4 आ गया, ठीक है। अब ये z की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें इस वाले में, x वाले में, और यहां से हम y की x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस -4, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 6। तो दूसरी x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट की 6, और ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। हमारे पास अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 3/4, पहले ग्रेडियंट
0 था तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन अब वो कह रहा है द ग्रेडियंट वैल्यू इज 3/4। ठीक है, अब ग्रेडियंट की वैल्यू 3/4 है। अब हम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम रखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं x, y, और बी के कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं a, b। और हमें पता है इन दोनों का मिड पॉइंट। अच्छा, ये पहले वाली जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, पहली दो लाइंस इनकी, दिस इज सेम फॉर द फर्स्ट टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के लिए सेम मतलब एग्जिस्ट करती है। अब आपने इन दो को और ये जो तीसरी ग्रेडियंट वाली बात है इसको यूटिलाइज करना है। पहले हम ग्रेडियंट वाली बात को यूटिलाइज करते हैं। तो ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? 3/4 इज इक्वल टू y2 minus y1, which means b minus y divided by a minus x। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो 3 ब्रैकेट a minus x is equal to 4 ब्रैकेट b minus y। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट अगर आप इनका निकालें, मिड पॉइंट 1, 2 आना चाहिए। और मिड पॉइंट कैसे आता है आपका? x प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास? y प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर इक्वल रखें तो x कोऑर्डिनेट x वाले के इक्वल होगा तो आपके पास बनेगा 2 इज इक्वल टू x प्लस ए, और y वाले के सेटअप के इक्वल होगा तो 2 विल बी इक्वल टू, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएंगे तो 4 विल बी इक्वल टू y प्लस बी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट इनके जो ग्रेड इसका लेंथ है इसको सिंप्लीफाई, इसकी लेंथ हमें दी हुई है, हम उसका फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हम फर्दर अभी इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हम फर्दर इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करेंगे। इसमें हम यहाँ पर लेंथ की वैल्यू को प्लग इन करेंगे तो 10, अब मैं दोनों साइड यहाँ पर ले लूंगा। 100 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x हमारे पास कितना है? a माइनस x होल स्क्वायर प्लस b माइनस y होल स्क्वायर। ठीक होगी बात? और यहां से एक आपको देखें, अगर आप गौर करें तो आप ये b माइनस वाई या a माइनस एक्स की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम इसमें से सब्सटीट्यूशन करें तो b माइनस वाई जो है इट इज इक्वल टू b माइनस वाई, ये कंप्लीट टर्म जो है इट इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स a माइनस एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको सिंपली पुट भी कर सकते हैं। तो आपके पास बनेगा क्या? इसमें यहाँ पे वैल्यूज हम प्लग इन करेंगे b माइनस वाई की, और हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे स्पेस थोड़ी है हमारे पास, ये नीचे स्पेस है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर b माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो 100 इज इक्वल टू a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस वाई क्या है? 3/4 इंटू एक्स a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? 100 इज इक्वल टू a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9/4 इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 400 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा?
13 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम a माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंपली एक्स ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम a की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करेंगे। अब हमारे पास बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसके बाद हमने ऊपर वाली इक्वेशन में जो थर्ड हमने इक्वेशन निकाली है मिड पॉइंट के थ्रू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं। Let's move on to the next. The diagram shows two lines with for us. एक हमारे पास है जी x plus y की लाइन which is equal to 8। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं जी y is equals to 8 minus x, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट वाली है, नेगेटिव ग्रेडियंट। और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है 2y is equals to x plus 4। हमारे पास 2y is equals to x plus 4 की लाइन कौन सी है और ये वाली लाइन कौन सी है। पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन हमेशा इंक्रीजिंग होती है, तो ये वाली लाइन हमारे पास कौन सी है 2y is equals to x plus 4, क्योंकि इसका इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है इसका और इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो ये हमारे पास x plus y is equal to 8 की लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, और 3 इनइक्वालिटीज के थ्रू ये शेडेड रीजन डिफाइंड है। ये जो R, इसको मैं लिख देता हूँ, ये रीजन जो है हमने इसके लिए इसकी बाउंड्री वॉल्स का बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा 3 वॉल्स हैं, इनको मार्क कर लेते हैं 1 2 एंड 3। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, ये जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली कौन सी है, ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, और जब x की वैल्यू 0 है तो और x की जो रीजन है हमारा ये x की वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, और तो हम क्या लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन क्या हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, यस विल पुट द इक्वल टू साइन एज वेल। जब भी सॉलिड लाइंस होती हैं तब हम इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज करते हैं, और जब भी डॉटेड लाइंस होती हैं तो फिर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। अच्छा, व्हाट अबाउट द रेस्ट 2 लाइंस, अब इनको भी देखते हैं। ये हमारे पास लाइन, ये वाली लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया करें इस फॉर्म में y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। आप मुझे ये बताएं कि इससे y की वैल्यू इससे नीचे है या इससे ऊपर है। इससे, ये जो हमारा रीजन है इससे नीचे को जा रहा है, तो हम यहां पर इसको इस तरह लिख लेंगे y इज लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, पहले आप डिफाइन कर लें कि आपने साइन कौन सा डालना है, लेस देन का डालना है या ग्रेटर देन का, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको इसमें मेंशन कर देंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में हमारे पास क्या है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, y की वैल्यू इससे इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इससे ऊपर को जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, तो हम लिखेंगे 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनदर रीजन R इज डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज x प्लस y वाली, ये वाली एग्जिस्ट कर रही है, एंड द अदर वन, और ये वाली हमारे पास स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, वेयर a इज एन इंटीजर। एक और लाइन उसने ड्रॉ की हुई है और वो लाइन है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और a आपका इंटीजर नंबर है।
अब जब उसने इन तीन में डिफाइन कर दिया है तो द रीजन कंटेन्स 5 पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। एक और कंडीशन लगा दी उसने आपके साथ कि आपने जब ये लाइन ड्रॉ की है थर्ड वाली, तो तब आपके पास जो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे उस रीजन के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 थे। लेट मी ड्रॉ लाइंस विद यू। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूं y पे, y ये वाली। सबसे पहले तो मैं ये ड्रॉ करता हूं y इज इक्वल टू 2 पे लाइन, ठीक है। और मैं देखता हूं कि ये जो रीजन है, कितने रीजन बन रहे हैं, ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इस रीजन इन जो इन सबको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब इनको देखें तो हमारे पास कितने इंटीजर वैल्यूज बन रही हैं। एक तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू बन रही है ये, एक आपके पास बन रही है ये, फिर आपके पास ये 3 4 5 6 7। लेकिन उसने कहा है आपके पास 3 इंटीजर वैल्यूज हैं, तो मैं अपनी लाइन, इस लाइन को मूव करता हूं एक स्टेप ऊपर, यहां पर 3 के ऊपर। अब देखते हैं इंटीजर वैल्यूज कितनी बन रही हैं। एक तो बेटा ये वाली 1, एक 2 3 4 एंड 5। तो आपकी ये वाली लाइन है जो उसने असल में y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a जिसको कह रहा था। तो आपको पता लग गया कि a की वैल्यू यहां पर क्या है, 3, and that is what he was asking for you. Write down the value of a. So value of a is 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Anil has some sweets with a mass of 600 grams. Correct to nearest 10 grams. ठीक है, correct to nearest 10 grams. अब write down the lower bound of the mass of the sweets. Mass of sweets आपके पास ये है, which is 600 grams. और आपके पास नियरेस्ट किसके का है, 10 ग्राम्स के। बेटा एक बात याद रखनी है, प्रिसीजन आपने जब भी ऐड करनी है तो प्रिसीजन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपको नियरेस्ट वैल्यू दी हुई है उसका हाफ करना है। अब यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू आपको 10 ग्राम दी हुई थी, और 10 ग्राम का जब आप हाफ करते हैं तो वो 5 ग्राम होता है। तो प्रिसीजन आप ऐड भी करते हैं और प्रिसीजन आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो आप दो बाउंड्स निकालते हैं, एक अपर बाउंड कहलाती है और एक लोअर बाउंड कहलाती है। अपर बाउंड होती है जब आप अपनी एक्चुअल वैल्यू में ये प्रिसीजन ऐड कर देते हैं, और लोअर बाउंड होती है जब आप इस अपनी एक्चुअल वैल्यू में से प्रिसीजन जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमने यहां पर निकालनी थी लोअर बाउंड सिर्फ, तो लोअर बाउंड हमारे पास कितनी है, 595 ग्राम्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है, Anil sells the sweets in small portions. Each portion has a mass of 25 grams. 25 ग्राम्स की एक पोर्शन है, ठीक है। करेक्ट टू नियरेस्ट ग्राम। अब देखिए यहां पर नियरेस्ट किसके है, 1 ग्राम के। तो अगर आपने प्रिसीजन मुझे बतानी है तो प्रिसीजन की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 ग्राम्स। मतलब आपने अपनी जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसको हाफ कर लेना है। तो आपकी जो स्वीट्स हैं इनकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड कितनी आएगी। अगर ये जो स्वीट है 25 ग्राम, इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड कितनी आएगी। अपर बाउंड आपके पास 25.5, आप उसमें ऐड कर देते हैं, और लोअर बाउंड आपके पास क्या आएगी, 24.5 ग्राम। ही सेल्स 10 पोर्शंस, ठीक है। टोटल पोर्शन कितने सेल कर रहा है, 10 पोर्शन सेल कर रहा है। और अगर इसमें से अपर बाउंड में से 10 पोर्शन, अपर बाउंड्स के 10 पोर्शन सेल करता है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे इसको, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 255 आता है। और अगर इसके 10 पोर्शन सेल करता है तो कितना आंसर आता है, 245। मतलब एक पोर्शन है ना ये,
25.5 का एक पोर्शन है, ठीक है, उसमें से सेल कर रहा है वो 255, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे पास कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है, वो कैलकुलेट करने को कह रहा है आपके पास कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ स्वीट्स रिमेनिंग। आपके पास कितना मास ऑफ स्वीट्स जो है वो रिमेनिंग है लोअर बाउंड के साथ जी। तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि लोअर बाउंड के साथ आपके पास कितना मास ऑफ स्वीट्स जो है वो रिमेनिंग है। तो लोअर बाउंड के साथ आप कैसे निकालेंगे, व्हेन यू विल सबट्रैक्ट फ्रॉम द अपर बाउंड, ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे, योर एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे आप योर ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे क्या, योर एक्चुअल वैल्यू विच इज द लोअर बाउंड एक्चुअल वैल्यू, उसमें से आप माइनस करेंगे मैक्सिमम ही कैन सेल, ठीक है। और मैक्सिमम वो जो सेल कर सकता है वो 255 है, और आपके पास अब लोअर बाउंड क्या है 595। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 595 में से 255 तो 340 grams is the lower bound of the sweet that is remaining। आपने रिमेनिंग स्वीट्स निकालनी है ना, तो रिमेनिंग में तो हमेशा टोटल में से माइनस करके रिमेनिंग निकलता है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर जी एकदम जरा मुझे एक चीज बताएंगे, आप लोअर बाउंड अपर बाउंड ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया ये वाला। नहीं बेटा ये तो क्वेश्चन है, इसमें तो ग्राफ गिवन ही नहीं है। उसने क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको बताया कि उसने जो नियरेस्ट बताया होता है ना आपको जो भी चीज, ठीक है, उससे आप सबसे पहले अपनी प्रिसीजन निकालते हैं, अपनी नियरेस्ट अगर नियरेस्ट। उसने कहा है, जैसे अगर उसने हमें ये कहा है नियरेस्ट टू 10 ग्राम, तो या 605 हो सकता है या वो दूसरा हो सकता है हाँ जी 595 ऐसे 605 करके। हो सकता है या फिर 595 हो सकता है, ठीक है। और आपको उसने यहाँ पर मांगा ही सिर्फ लोअर बाउंड हुआ था असल, और लोअर बाउंड होता है जो कम हुआ है, मतलब प्रिसीजन का मतलब है आपकी एक्चुअल हाँ वैल्यू हाँ 600 है लेकिन ज्यादा होकर 605 हो सकती है, या फिर इट लाइज बिटवीन 595। सर जी अब इस दूसरा वाला पार्ट समझें इसको। अच्छा दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है ही सेल्स द स्वीट इन स्मॉल पोर्शंस, ठीक है, स्मॉल पोर्शन में वो सेल कर रहा है, और एक पोर्शन का जो साइज है एक्चुअल में वो 225 ग्राम है, और वो है और नियरेस्ट सर यानी कि 1 ग्राम के। वो यानी 25 पॉइंट वो भी हो सकता है, 25.5 और 24.5 भी। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा लेकिन बेटा वो कह रहा है कि ही सेल्स 10 पोर्शन ऑफ द स्वीट। आपने बताना है कि रिमेनिंग स्वीट्स कितनी बचेगी। रिमेनिंग स्वीट्स का मतलब है कि टोटल में से जितनी स्वीट्स वो सेल कर देगा बाकी बच जाएंगी, उसको उसको कहेंगे ना रिमेनिंग। जी सर। तो बेटा टोटल हमने लोअर बाउंड ऊपर देखिए, हमने लोअर बाउंड टोटल निकाला हुआ था 595। जी सर। उसमें से हम उसमें से माइनस कर देंगे कि वो कितनी सेल कर सकता है, क्योंकि हमने तो सर हम लोअर उसमें बाउंड से तो इसका अपर बाउंड क्यों कर रहे हैं, उसमें से इसका अपर बाउंड क्यों कर रहे हैं। बेटा मैक्सिमम अपर बाउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी सेल कर सकता है वो। उसने हमें सर ये क्योंकि कंडीशन अगर नहीं हम दी कि मैक्सिमम निकालेंगे, अगर हम उसके से मैक्सिमम निकालेंगे तब हमारे पास लोअर बाउंड बचेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। यस एग्जैक्टली, फिर ठीक है। आगे फिर आगे लोअर ठीक है बाउंड मतलब हमारे पास मिनिमम रेंज बचेगी उसकी, ठीक है। आगे चले, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 170। ये हमारे पास बना हुआ है यहाँ पर B from A is 170। अब B A पे नॉर्थ बनाया हुआ है उसने, और फिर B तक रोटेट होके आया है, तो वो 170 डिग्री है। द बेरिंग ऑफ A from C is 60।
ए का बेरिंग सी से 60 डिग्री का है, ये वाला। द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, सी का बेरिंग फ्रॉम बी इज x डिग्री, मतलब ये यहां से यहां तक हमें इट्स अननोन टू अस, ठीक है, ये हमें अभी तक नहीं पता। अब आगे हमारे पास कंडीशन है जी, गिवन दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, वो हमारे पास कंडीशन क्या लगा रहा है कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास फाइंड द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब हमने 3 पॉसिबल वैल्यूज x की यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें फिगर आउट करना शुरू करते हैं। अब हमें, आपको पता है कि पैरेलल, ये जो नॉट्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हम इसको पैरेलल लाइन से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपके पास 60 डिग्री है तो आपके पास ये वाला एंगल कितना है, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और कंडीशन भी उसने मेंशन की है, दैट द टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस, ठीक है। उसने एक और कंडीशन भी मेंशन की है कि दो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं। तो आइसोसेलेस की एक और कंडीशन होती है कि आपके पास दोनों ट्रायंगल्स जो है उनकी दो साइड जो है इक्वल है। जी बेटा, एनी प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर एक वैसे मैंने आपसे सवाल पूछना था जी जी पूछें। सर। कभी कभी ना वो सवाल आता है, जैसे ये आप नॉर्थ देख रहे हैं ना बी के ऊपर, होता है ऐसे ही है, लेकिन ना जी जी पता नहीं बेटा। एंगल्स में कोई कैलकुलेट करना तो कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे मैं सवाल मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा, वो सही नहीं आ रहा होता। हाँ हाँ बोले। नहीं वैसे हाँ कह रहा हूँ, वो जब मिलेगा, मैं कह रहा हूँ जब मिलेगा तो भेज दूंगा। नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट। नहीं ये वाला आता है, ये वाला आता है। अच्छा बेटा, इस वाले क्वेश्चन, अच्छा चले इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखें जी। वो हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो हमारे कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली इक्वल है, ठीक है। तो हम इन दोनों साइड्स को इक्वल होने की वजह से हमें पता है कि ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम विल ट्राई टू फिगर आउट कि इन दोनों में से कोई एक एंगल, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक एंगल हम कैसे निकालेंगे, बताएं जी कैसे निकालेंगे। सर अगर हम इसको 60 कंसिडर करते हैं, ऊपर वाला अगर हम निकालने पहले, जी कौन सा। जो एंगल ए के ऊपर बनना है वो वाला अगर हम निकाल लें 180 माइनस 60 करके, और तो फिर 360 में से निकाल दें और 170 उसमें से दोबारा माइनस करें तो ए वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 ठीक प्लस है। ए वाला एंगल प्लस 2x इज इक्वल टू, प्लस सॉरी अच्छा 2b, अच्छा, और मुझे फिर ये बताएं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। तो अगर ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाले दो भी 60 होंगे ना। नहीं नहीं, ये तो, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों साइड, अगर वो दोनों साइड्स लेकिन इक्वल है सर तो ये दोनों ऊपर एंगल्स वाला, इक्वल है ना। हाँ लेकिन ऊपर वाला अगर 60 का है तो नीचे वाले बाकी दो के अंदर 120 डिवाइड होना है, वो भी 60 60 ही होगा। अच्छा बेटा, ये देखें, अगर आप, ये तो ये बेरिंग की जो नॉर्थ और साउथ वाली लाइन होती है ये हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो अगर ये वाला 170 है तो ये वाला एंगल हमेशा 10 डिग्री का होगा, ठीक है। हेलो जी बेटा, ये 10 डिग्री जी का सर। होगा हमारे पास। तो ये टोटल ए वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री का है। ए एंगल हमारे पास टोटल 70 डिग्री का है। इसकी हेल्प से हम ठीक है। बी एंगल भी निकाल सकते हैं और सी एंगल भी निकाल सकते हैं। बी एंगल और सी एंगल इक्वल होंगे और वो कितने आएंगे, हम यहाँ करते हैं 180 सर में से वो हम 110 को डिवाइड करना है ना, टू 70, 155 55 आ जाए, 110 55 55। डिवाइडेड बाय 2 विच इज 55 डिग्री ईच। इट मींस कि ये भी 55 है और ये भी 55 है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये 255 है, हमने बेरिंग एक्स का निकालना है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये जो यहां पर है हमारे पास, ये वाला, ये आपको पता है ये वाला बेरिंग लाइन और ये वाला नॉर्थ जो सर है ये ये तो आपस में हाँ। एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो सर ये जो ए 10 है वाला तो कह ये रहे भी हैं ना, 10 है, ये ए वाला भी वाला कह 10 रहे हैं है। अंदर, अच्छा ये जी वाला ठीक बेटा, हो ये गया, हाँ। वाला ए का ठीक 10 है जो, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम
अब सबसे पहले तो हमने ये वो करें बताना ना है 360 प्लस हाँ जी 360 माइनस तो 55 माइनस 10 कर लें। तो 360 माइनस अगर हम 65 कर दें, ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ जाएगी x की, और वो कितनी आएगी हमारे पास सर 200 तीन निकालनी है ना। जी बेटा 3 निकालनी है हमने, तो ठीक है। सर एक अलग तो अलग ये करके उसको वो कर लें, अलग अलग करके उसको वो समझ लें, एक तरफ से ना अब ये हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ जाएगी x की। अब उसके बाद एक तो ये कंडीशन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये साइड्स दोनों ना इक्वल हो लेकिन दूसरी दोनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। पहले तो हमने इसको कंसिडर किया ना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, लेकिन अब हम कंसिडर करते हैं कि ये 1 और 3 आपस में इक्वल है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कौन सी दो साइड्स इक्वल है। ये पहली कंडीशन है कि 1 इज इक्वल टू 2, साइड 1 और साइड 2 इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि साइड 1 और साइड 3 आपस में इक्वल है। अगर साइड 1 और साइड 3 आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो ए एंगल विच इज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कि 70 है, तो बी एंगल भी 70 होगा, ठीक है। ए एंगल 70 है तो बी एंगल भी 70 होगा, क्योंकि दोनों साइड्स और एंगल इक्वल है। जब हमारे पास वो ये वाला अंदर वाला एंगल 70 है और बाहर वाला एंगल 10 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 में से 70 माइनस 10 कर दें, ठीक है। तो 360 में से अगर हम 80 को माइनस कर दें तो हमारे पास x की एक और वैल्यू आ सकती है, दैट वुड बी 280। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास आपके पास सर तीसरी x, कंडीशन ये है ना कि ऊपर वाले दोनों ए और सी जो है वो 70 हैं, तो वो 40 रह गए नीचे और वो तीसरी 50 हो गए। कंडीशन हो सकती है कि आपके पास सेकेंड और थर्ड लाइन आपस में आइसोसेलेस हैं, सेकेंड और थर्ड लाइन आपस में इक्वल है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इस मतलब साइड थर्ड और साइड 2 जो है वो इक्वल है, जिसकी वजह से एंगल ए इट इज ऑलरेडी नोन टू अस कि वो 70 है, और एंगल सी भी इसकी वजह से 70 होगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो हम बी एंगल निकालेंगे, तो बी एंगल हमारे पास कितना आएगा, 180 में से 140 माइनस कर दें तो हमारे पास 40 डिग्री का बी एंगल है। और आपको पता है ये बाहर वाला एंगल 10 डिग्री का है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ये 10 का है, तो x की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम 360 में से 40 और बाहर वाला 10 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें बेरिंग के लिए, तो हमारे पास 310, ये तीसरी पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने 3 पॉसिबल ऑप्शंस फाइंड आउट कर ली कि 310, 280 एंड 295, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, 295, 280 एंड 310। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ। स्पीड टाइम ग्राफ से हमें जितनी बातें याद आती हैं हम वो लिख लेते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ सर एरिया डिस्टेंस अंडर द होता है। ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है और इसका ग्रेडियंट हमें वो देता है एक्सेलरेशन शेप। शाबाश। और ग्रेडियंट अगर हम निकालें इस ग्राफ का तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। अब हम इसको फिगर आउट करते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन T8 एंड T12 इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमारे पास चेंज इन टाइम हमें पता है कितना चेंज हो रहा है टाइम का, एक्सेलरेशन भी हमें पता है 4 एक्सेलरेशन है, और टाइम हमारे पास कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास 12 है और इनिशियल हमारे पास कितना है 8, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये जब गाड़ी यहाँ पे पहुंच रही है दैट इज 0,
और इनिशियली जब यहां से गाड़ी निकली है दैट इज v। इन दोनों इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 8 इज 4 इज इक्वल टू माइनस v। तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे विच विल बी -16 और सिंस इट्स अ स्पीड तो मीटर पर सेकेंड 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 12 सेकेंड्स। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये बात हमने ऊपर लिखी हुई है और हमने v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली कि वो 16 है। अब एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1/2। ये हमारे पास रेक्टेंगल है और वो हमारे पास ट्रायंगल है, या फिर ये टोटल आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी कंसीडर कर लें। ठीक है 1/2 इंटू बेस हमारे पास 4 है और हाइट हमारे पास 16 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 8 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी कितना, और हमारे पास 4 8 32, हमने इनको ऐड करना है तो हमारे पास 160 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस का मीटर्स। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमारे पास एक शेप दी हुई है, सर्कल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास डायामीटर है, ए बी इज द डायामीटर। मैं इस पे लिखता हूं डायग्राम पे दैट दिस इज द डायामीटर। ठीक हो गया। पी ए एंड क्यू बी आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। और आपके पास अगली चीज क्या है, प्रूव दैट पी ए क्यू, ये जो ट्राइंगल है पी ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, जब आपके दो शेप्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगी तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। उसके अलावा ये जो ओ ए है और ओ बी है ये इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियसेस हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये जो पी ए ओ है ये 90 डिग्री का एंगल है और इसी तरह क्यू बी ओ ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमारे पास रीजंस हमारे पास क्या है कि पी ओ ए इज इक्वल टू क्यू ओ बी, और रीजन हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक होगी बात। दूसरा क्या है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, और रीजन क्या है, रेडियाई, दोनों रेडियसेस हैं। तीसरा रीजन हमारे पास क्या है कि पी ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी ओ, और वो इक्वल है 90 डिग्री के, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक होगी बात। अगर हम ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, हमने ये तीनों चीजें यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि अ बैग कंटेन 10 काउंटर्स। टोटल हमारे पास 10 काउंटर्स हैं, 8 ब्लू हैं, ब्लू कितने हैं 8 हैं, और व्हाइट कितने हैं जी 2 है।
2 counters are taken from the bag without replacement। अब इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट आपने जो एक दफा निकाल लिया उसे वापस बैग में नहीं डालना, ठीक है। अब मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस जो है वो कम हो जाएंगे पहले से। पहले ब्लू की उसने हमें बताई हुई है, सेकेंड टाइम ब्लू एक कम हो जाएगा और टोटल भी कम हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द व्हाइट? व्हाइट तो टोटल जितने, अच्छा पहले यहां से व्हाइट से स्टार्ट करते हैं। व्हाइट इनिशियली कितने थे? 2 और टोटल पॉसिबल ऑप्शंस 10 थे। उसके बाद हमारे पास व्हाइट जो है वो तो पहली दफा अगर ब्लू निकला है तो व्हाइट तो कोई भी नहीं निकला, व्हाइट तो उतने ही रहेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय, लेकिन एक पॉसिबल ऑप्शन कम हो गया पहले से तो 9 हो जाएगा। अब पहली बारी में अगर व्हाइट निकला है तो हमारे पास टोटल ब्लू जो है वो तो उतने ही रहेंगे, दे विल रिमेन एज 8 और टोटल पॉसिबल ऑप्शन एक कम हो जाएगा क्योंकि पहले एक निकल चुका है और रिप्लेसमेंट हमने उसकी नहीं की, तो 8/9। अब हमारे पास अगला क्या है कि अगर पहले एक व्हाइट निकल चुका है तो पीछे कितने व्हाइट बच जाएंगे? 1 और टोटल पॉसिबल ऑप्शंस एक कम हो चुका है क्योंकि हमने पहले वाले को रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, फाइंड अ फ्रैक्शन, फाइंड एज अ फ्रैक्शन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर ब्लू। बोथ काउंटर्स आर ब्लू कहां पे है जी? ये आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपको बताया था जब वर्टिकली आपने मूव करना है तो आपने ऐड करना है, जब हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू, इसको आप ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू। तो पहली प्रोबेबिलिटी ब्लू की कितनी है? 8/10 मल्टीप्लाई बाय दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/9। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास 56/90 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वन काउंटर इज ब्लू एंड द अदर इज व्हाइट। कोई कंडीशन नहीं हमारे पास, इसकी पॉसिबल ऑप्शन लिखते हैं। वन इज ब्लू एंड अदर इज व्हाइट। इसके पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं कि हो सकता है पहला ब्लू हो एंड सेकेंड व्हाइट हो, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है कि पहला व्हाइट हो एंड सेकेंड ब्लू हो। और का मतलब प्रोबेबिलिटी में ऐड होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के पहला ब्लू और दूसरा व्हाइट, पहला ब्लू और दूसरा व्हाइट 8/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9 हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। 8/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9 और का मतलब प्लस पहला व्हाइट और दूसरा ब्लू, पहला व्हाइट और दूसरा ब्लू, ठीक है। ये भी आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 8/9। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 16/90 प्लस 16/90। तो हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 90 और ऊपर 32, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास टेबल दिया हुआ है, एक्सप्रेस, यू नीड टू फाइंड अ फंक्शन सच दैट कि ये हमारे पास टेबल को सेटिस्फाई करे। अच्छा जी, इसको फंक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो कि हमारे पास ये टेबल सेटिस्फाई हो। अगर 2 टाइम्स एक्स करूं मतलब 2 टाइम्स 1 करूं तो 2 आता है, उसमें कितना ऐड करूं कि वो 5 बन जाए, उसमें फर्दर मैं 3 ऐड करूंगा तो वो 5 बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला है। अब आप कोई सा भी देख लें तो हमारे पास ये जस्टिफाई होता है। तो 2x प्लस 3। अब आपने g ऑफ x एक फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपके पास x की वैल्यू उसमें -2 रख दी, तो g ऑफ -2 जो है वो हम क्या करेंगे, x की इधर वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे एज -2, ठीक है। तो हमारे पास 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, हमारे पास इसका आंसर 7 आ जाएगा।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपने g का इनवर्स निकालना है। बेटा g किसी भी फंक्शन का जब आपने इनवर्स निकालना है तो पहले तो आपने इस फंक्शन को ऐसे लिख लेना है, y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x ओवर 2। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। आगे क्या है हमारे पास, इसको लाइक टर्म से इकट्ठी करेंगे तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3x, और x की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आएगी, 2y माइनस 8 ओवर माइनस 3। जब आपने ये आंसर अचीव कर लिया है, अब आपने सिर्फ ये करना है कि जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आपने g इनवर्स लिख लेना है, और जहां पर आपके पास y लिखा हुआ है वहां पर आपने x लिख देना है। ठीक है, तो 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सबसे पहले पार्ट में कंप्लीट द टेबल, राइट डाउन द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया, ये लिखी हुई है, इन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म एंड करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी करना है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। कितने स्टेप पीछे मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1.7, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1.77 156 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितने स्टेप पीछे गया हूं मैं, 7 स्टेप पीछे गया हूं। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स। ठीक है, 8 स्टेप्स पीछे गया हूं। और दूसरी बात उसने कंडीशन क्या है कि 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट कौन कौन से दो नंबर्स, ये दो जिनको मैंने टिक किया है। तो 7 जो है ये राउंड अप हो जाएगा, तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग, द पॉपुलेशन ऑफ चैड was dash the times of population of निम्बिया। ठीक है, अब आपने इन दोनों का रिलेशन देखना है, ए इसका और इसका, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है आपने ये देखना। ठीक है, अब हम इन दोनों का देखते हैं, इनको लिख लेते हैं यहां पर, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, ये हमारे पास चैड है, और ये बड़ी है उससे दूसरी वाली से, नामीबिया की जो पॉपुलेशन है उससे, और वो है हमारे पास 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब आप इसको ऐसा क्या करें कि दोनों के दोनों सेम बने। लेट्स फिगर इट आउट। अगर आप इस वाले को कितने टाइम्स करना है, अब आपने इसको ये करें, उसने लिखा हुआ है यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ चैड, मतलब मैं इसको आपको मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूँ, पॉपुलेशन of chat is equal to x times population of निबिया। ठीक है, आपने यहां से x की वैल्यू को फिगर आउट करना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, वो इक्वल होगी पॉपुलेशन ऑफ CHAD चैट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। ठीक है, तो x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब ये बेसिस सेम है, इनकी बेसिस को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा जी 1.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 6 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ऊपर वाले के पोर्शन में सिर्फ 1 बचेगा,
और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 11 डिवाइडेड बाय 2.2। आपको ऊपर बताया था डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 110 डिवाइडेड बाय 22, इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नेमीबिया। The population of a country is measured as the number of people per square kilometers. Number of people ऐसे measure करते हैं, वो कहता है it can be found by dividing the population of a country by its area. तो कैसे find out करता है? Population divided by area. अब वो कह रहा है area of Sudan is this much, ठीक है, and estimate the पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सुडान। अब सुडान की हमारे पास पॉपुलेशन दी हुई थी 3.6 into 10 raised to the power 7, ठीक है, और उसका एरिया भी हमें दिया हुआ है विच इज 1.86 into 10 raised to the power 6। बिल्कुल पुराने पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये इन दोनों की बेसिस सेम है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 3.6 into 10 raised to the power 7 minus 6 डिवाइडेड बाय 1.86, ठीक है। अभी हमारे पास बनेगा 3.6 into 10 डिवाइडेड बाय 1.86। ऊपर तो 36 बन जाएगा लेकिन नीचे डेसिमल नंबर और डेसिमल जी बेटा, पॉपुलेशन ओवर एरिया। जी बेटा ये ऊपर मेंशन्ड है हमारे पास क्वेश्चन में कि हमने जब भी किसी भी कंट्री को हमने मेजर करना होता है तो हम करते हैं नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और वो हम निकालते कैसे हैं? बाय डिवाइडिंग, ये देखें, बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री बाय इट्स एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी टेबल में, ठीक है, ये टेबल में पॉपुलेशन दी हुई थी हमें, और ये एरिया हमारे पास लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर से आपने डेसिमल रिमूव करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऊपर 3600 बन जाएगा और नीचे आपके पास 186 बन जाएगा, ठीक है। और 186 और ये जो है दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 186 जो है 31 पे आता है और ऊपर वाला 600, तो 600 और 31 जो है ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 600 बाय 31 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक होगी बात। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यहाँ से बल्कि अच्छा गिविंग, ये आखिरी बात नहीं पड़ी, गिव योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप दोनों अपने नंबर्स को 600 और 31 को वन सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर लें, तो 600 डिवाइडेड बाय 30, इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो 20 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ये आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी। अच्छा जी, टेबल एंड द हिस्टोग्राम शो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम्स टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू ट्रैवल टू स्टडी टू स्कूल वन डे, ठीक है। ये आपके पास हिस्टोग्राम आया हुआ है नीचे। अच्छा, वी नीड टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम, ठीक है। पहले वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है 0 से 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 28। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का वर्ड है। बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते थे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ठीक है। अब अगर आप पहले वाले की निकालना चाह रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 28 है और इसकी क्लास विड्थ है 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आएगी? 28 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी 2.8, और 2.8 यहां पर लाई करता है कहीं पर, तो ये ले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 30 से 60 तक का नहीं दिया हुआ विच इज दिस वन, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे सबसे पहले,
और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इनकी क्लास विड्थ है 30। तो 18 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर 6 नीचे 10 तो 0.6। तो 0.6 जो है वो लाई करता है कहीं पर यहां पर। ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, डिफाइन द वैल्यू ऑफ m। अब m है क्या हमारे पास, लेट मी जस्ट चेक। आपके पास ये दिया हुआ है m। अब m को भी आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के की हेल्प से फिगर आउट करना है। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको यहाँ पर इसकी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 0.2 है आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास कितनी है, ये देखें, यहां से आप इससे देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू आप यहां से पढ़ सकते हैं, दिस इज ये वाली 0.2। और आपके पास क्लास विड्थ जो है वो 60 है और आपके पास m आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपकी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ के। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको 0.2 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको m है और क्लास विड्थ 60 है। तो अब यहां से आप सिंपली पुट 60 को 0.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल आप रिमूव कर दें तो आपके पास 6 6 2s are 12। तो वैल्यू ऑफ m is 12। वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल टू स्कूल। आपने वो बच्चे बताने हैं which took more than half an hour to travel to school। ठीक है, आपने उनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बताना है आपने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बताना है which took more than half an hour। ठीक है, मोर देन हाफ एन आवर के लिए कौन कौन से बच्चे हैं, ये वाले, ये 18 और m, ये 18 और m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 12। और टोटल फ्रैक्शन का मतलब है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 28 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 18। ठीक है, हमारे पास 28 40 28 40 52 18 एंड 12। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर और इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे विच विल बी 3। इसको हम ऐड करें तो बनेगा 30 और अगर हम इनको ऐड करें तो 150। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है 30/150। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24। द डायग्राम शो द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3r। ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है इसका 3r एंड एन एंगल ऑफ 8 degrees एंड अ सर्कल विद रेडियस r। ये एक और सर्कल है जिसका रेडियस r है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेक्टर to the circle is 8:1। ठीक होगी बात। अब हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसका एरिया निकालने में। एरिया ऑफ सेक्टर ये बिल्कुल सिमिलर है कि जिस तरह का वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हमने किया था, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास a है डिवाइडेड बाय 360, ये मल्टीप्लाई बाय पाई और रेडियस हमारे पास 3r है, 3r होल स्क्वायर। हमारे पास a/360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9r स्क्वायर।
हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे 40 आ जाएगा। तो a पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ दूसरा सर्कल निकालते हैं, या ऊपर ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें आर रेडियस जो है वो ऑलरेडी आर ही है, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो है, रेशियो को आपको पता है फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, इट इज इक्वल टू 8/1। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने निकाला है a पाई आर स्क्वायर ओवर 40, और एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू इज इक्वल टू 8/1। ये पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 40, 320। आपको जस्टिफाइबल लगता है ऊपर एंगल देखें अगर आप, तो a की वैल्यू ऑलमोस्ट 300 के अराउंड ही है, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। अब देखें आउटर साइड्स कौन सी है, पहले मैं पेन के साथ मार्क कर दूं, एक ये 3r, एक ये 3r, और एक ये लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। दो लेंथ तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करूंगा। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू अभी ऊपर वाले पार्ट में हमने निकाली है 320 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और इस पार्ट का जो रेडियस है वो 3r है, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 16s are 2 18, 2 8s are 2 9, 3 1s are 3 3s are। हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो पेरीमीटर जो है वो इक्वल होगा किसके, इट विल बी इक्वल टू 3r प्लस 3r प्लस 16 पाई बाय 3। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर सकते हैं, जो पहली दो लाइक टर्म्स हैं, तो 6r प्लस 16 पाई बाय 3, इनको यहाँ पर ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, nth टर्म हमारे पास है, एक फॉर्मूला हमारे पास nth टर्म का गिवन है, n स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपने कैसे निकालनी है, यहाँ से आपने n की जगह 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 4 माइनस 10, आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ था, पीथ टर्म, मतलब आपने यहाँ पर n की जगह p पुट कर देना है। तो पीथ टर्म जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है विच इज 150, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लेंगे हम, और फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, 10 और 15 और 10। तो p का स्क्वायर माइनस 15p प्लस 10p माइनस 150 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में फैक्टर्स में कॉमन ले लें, तो p इंटू p माइनस 15 प्लस 10 दोनों में कॉमन आता है नेक्स्ट में, तो p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज p प्लस 10 एंड p माइनस 15।
हमारे पास p की वैल्यू है -10 और p की वैल्यू है 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द nth टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस इज गिवन बाय ये। ठीक है, एक और सीक्वेंस है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस kn। द फिफ्थ टर्म इज इन द सीक्वेंस इज 55। तो इसकी फिफ्थ टर्म के लिए n की जगह पे आप 5 पुट कर दें। ठीक है, और इट इज 55, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 5 टाइम्स k, इट इज इक्वल टू 55। तो -5k इट इज इक्वल टू 55 और 3 मल्टीप्लाई बाय 25 हम माइनस कर देंगे उधर जाके 75। ये हमारे पास -20 -5k और k की वैल्यू हमारे पास ये माइनस माइनस से कट जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये p की वैल्यू फाइंड आउट किया, p को सब्जेक्ट बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले पार्ट में। तो t मल्टी ब्रैकेट p -4 इट विल बी इक्वल टू p +3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो tp -4t इट इज इक्वल टू p +3। अब हमने क्या करना है, हमने p को सब्जेक्ट बनाना है तो हम p सारे एक तरफ इकट्ठे करेंगे। तो tp -p इट इज इक्वल टू 3 + 4t। ठीक है, p कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या आ जाएगा, t -1 इट इज इक्वल टू 3 + 4t। तो p विल बी इक्वल टू, p को हम सब्जेक्ट बनाना है तो p विल बी इक्वल टू 3 + 4t और वो पूरी इंटायर ब्रैकेट उधर आके डिवाइड हो जाएगी t -1। हमारे पास p को सब्जेक्ट बना के क्या बनेगा, 3 + 4t डिवाइडेड बाय t -1। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ऊपर वाले में आइडेंटिटी बन जाएगी 2x होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। नीचे वाले में आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके -10 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके -9 बनना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर नीचे वाले में हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 और इस ऊपर वाले को पहले मैं लिख दूं, आपको आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज हमारे पास 2x + 1 और 2x -1। अब नीचे हमारे पास -10 और 9 बनना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके -10 और प्लस माइनस करके -9। ठीक है, तो आपके पास 10 + 1। ठीक है, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, 2x² -10x + x -5। आपने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा, अब ये नीचे 2x कॉमन निकाल लें तो आपके पास ठीक है जी, 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x -5। ठीक है, +1 × x -5। जो ब्रैकेट्स रिपीट हो रहे हैं उसे एक दफा लिख लें आप, x -5। तो दूसरी चीज है, बाकी बच गई है 2x + 1। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या था, 2x + 1 और 2x -1। ये 2x + 1 और 2x + 1 कैंसिल हो गया। आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर क्या बचा, 2x -1 ओवर x -5। ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज बताएं। जी, एनी प्रॉब्लम?